हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है संघर्ष। सुबह के ठीक 10 बजे कमरे का पर्दा हिला और हल्की सी धूप बिस्तर पर फैल गई। निशी ने करवट बदलते हुए अपनी नींद से बोझिल आंखें खोली। नींद तो टूटी थी, मगर थकान अब भी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। दरवाजे से आवाज आई, उठ गई महारानी, तुम्हारी तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई क्या। ये आवाज़ थी उसकी सास सुधा देवी की। निशी ने धीरे से कहा, मम्मी जी, अब मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। मेरी रात 3 बजे तक मीटिंग होती है। कंपनी में देर तक काम करना पड़ता है। सब कुछ टाइम जोन के हिसाब से चलता है। सुधा देवी ने झट से पलट कर कहा, अरे मीटिंग से बहाना है ये सब। हमारी पीढ़ी ने भी मेहनत की है, लेकिन सुबह सूरज के साथ उठना सीखा है। घर संभालना, बच्चों को देखना, ये जिम्मेदारी होती है। सुबह 10 बजे उठना तो राजघराने वालों का काम होता है, बहू का नहीं। निशी गहरी सांस छोड़ते हुए उठ बैठी। उसके लिए ये बातें नई नहीं थीं। शादी के बाद से ही रोज वही ताने वही बातें। दरअसल निशी एक कारपोरेट कंपनी में मैनेजर थी। उसका काम ग्लोबल प्रोजेक्ट से जुड़ा था, जिसमें रात देर तक ऑनलाइन मीटिंग्स करना उसकी मजबूरी थी। शादी से पहले उसके माता पिता को इस सब की आदत थी, मगर यहाँ ससुराल में हर दिन यह बात झगड़े का कारण बन जाती। उसका पति आरव अक्सर बीच बचाव करता, मगर वह हमेशा ऑफिस चला जाता और पीछे वहीं रस्साकसी रह जाती। निशी बनाम सुधा देवी उस दिन भी वही हुआ। आरव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और सुधा देवी किचन से आवाज लगाती जा रही थी, आरव बेटा, देखो अपनी बीवी को, इसे समझाओ, घर गृहस्थी ऐसे नहीं चलती। तुम्हारे पिताजी तो कहते हैं ऐसी बहू से घर उजड़ जाएगा। अब बताओ, अगर इसे बच्चे हुए तो क्या ये बच्चों को भी रात रात भर जगाएगी। आरव ने हल्की हंसी में टालने की कोशिश की, मम्मी, हर चीज का वक्त आता है। अभी हमारा फोकस करियर पर है, बच्चे बाद में देखेंगे। और निशी का काम आसान नहीं है, प्लीज आप इतना मत सोचो। सुधा देवी झुंझलाई, तुम्हें तो हमेशा अपनी बीवी सही लगती है, हमारी बात कभी समझ में ही नहीं आती। निशी चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसका मन करता कि वह जोर से चिल्लाकर कहे, क्यों नहीं समझते आप लोग, मेरी जिंदगी आपकी सोच से अलग है। मगर हर बार उसकी आवाज़ गले में ही अटक जाती। शाम को ऑफिस से लौटकर आरव ने निशी को समझाने की कोशिश की, देखो निशी, मुझे पता है मम्मी की बातें तुम्हें बुरी लगती हैं, मगर वो पुराने ख्याल की हैं। उनके लिए घर का मतलब सुबह जल्दी उठना, पूजा करना, सबको नाश्ता कराना है, और तुम्हारी दुनिया लैपटॉप, ईमेल और कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं। दोनों के बीच तालमेल बैठाना होगा। निशी ने धीरे से कहा, आरव, मैं समझती हूँ, पर तालमेल में ही क्या बिठाऊँ। क्या किसी ने मेरी दुनिया को समझने की कोशिश की, मेरी मेहनत को। मैं भी तो दिन रात लगी रहती हूँ। आरव चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। यह रोज की छोटी छोटी टकराहटें ही धीरे धीरे रिश्तों में दरार डालने लगी। सुधा देवी को लगता कि बहू उनकी परंपराओं का सम्मान नहीं करती। निशी को लगता कि उसकी पहचान, उसकी मेहनत किसी की नज़रों में कोई मायने नहीं रखती। ये खींचतान सिर्फ सास बहू की नहीं थी, बल्कि 2 पीढ़ियों और 2 सोचों का संघर्ष था। निशी की आदत थी देर रात तक काम करना और सुबह देर से उठना, यह उसकी नौकरी की मजबूरी थी। लेकिन सुधा देवी के लिए यह बहू की आलसपन और गैर जिम्मेदारी का सबूत था। धीरे धीरे यह मामला पूरे घर में चर्चा का विषय बन गया, यहाँ तक कि पड़ोस की औरतें भी ताना कसने लगीं। अरे सुधा जी, आपकी बहू तो बड़ी मॉडर्न है, दिन चढ़े उठती है, पता नहीं पूजा पाठ करती भी या नहीं। सुधा देवी भीतर ही भीतर जलने लगी। उन्हें लगता जैसे उनकी इज्जत बहू की वजह से मिट्टी में मिल रही है। एक दिन सुबह का नाश्ता बहुत देर से तैयार हुआ। सुधा देवी ने ताना मारा, अरे, जब बहू सुबह 11 बजे उठेगी तो नाश्ता भी ब्रंच ही बनेगा। निशी ने चुपचाप सुन लिया, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया। उसे लगा कि अब उसकी सहनशीलता टूट रही है। उसने पलट कर कहा, मम्मी जी, अगर आपको लगता है कि मैं घर के काम सही से नहीं कर पा रही, तो आप किसी काम वाली को रख लीजिए। मेरे ऊपर हर जिम्मेदारी डालना उचित नहीं है। मैं भी इंसान हूँ। सुधा देवी तिलमिला गईं। वाह, बहू की जुबान कितनी तेज हो गई है। हमने तो सोचा था घर की बहू आएगी तो सुख शांति आएगी, पर यहाँ तो घर का चैन ही छिन गया। यह बात बढ़ती चली गई। रात को आरव घर लौटा तो सुधा देवी ने पूरे दिन की शिकायतों की लिस्ट उसके सामने रख दी। बेटा, तेरी बीवी हमें जवाब देती है। हमने तो कभी अपनी सास को मुंह भी नहीं लगाया था, और ये देखो, काम वाली रखने की बात कर रही है। घर में बहू का होना और काम वाली का होना एक बराबर हो गया। अब आरव ने सिर पकड़ लिया। उसने निशी की तरफ देखा। निशी की आंखों में आंसू थे। वह फट पड़ी, आरव, क्या सच में बहू का मतलब सिर्फ खाना बनाना, बर्तन धोना और सुबह सुबह उठकर पूजा करना है? मेरे सपनों, मेरी मेहनत की कोई अहमियत नहीं? क्यों मुझे हर वक्त दोषी ठहराया जाता है? क्यों मैं ही सबके तानों का निशाना बनती हूँ?
घर का माहौल एकदम भारी हो गया। आरव दोनों तरफ से पिसने लगा। एक तरफ माँ का प्यार और इज्जत, दूसरी तरफ पत्नी का विश्वास और करियर। समय बीतता गया और छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ने लगी। त्योहार का समय आया। दीपावली से एक दिन पहले सुधा देवी ने कहा, निशी कल सुबह 4 बजे उठकर घर की सफाई करनी है, फिर पूजा की तैयारी भी करनी है। हमारी परंपरा यही है। निशी ने धीरे से कहा, मम्मी जी मुझे कल देर रात तक ऑफिस की मीटिंग है, मैं सुबह 4 बजे उठ नहीं पाऊंगी। मैं काम के बाद शाम को सफाई कर दूंगी। यह सुनकर सुधा देवी आग बबूला हो गईं। परंपरा का मजाक बना दिया है। बहू होते हुए भी घर के संस्कारों का सम्मान नहीं करती। अगर तुझे सब कुछ अपनी मर्जी से करना है तो इस घर में क्यों आई है? निशी की आंखों से आंसू बह निकले। वह कमरे में जाकर खुद को बंद कर ली। उस रात निशी ने अपने लैपटॉप पर काम करते करते अचानक खुद को टूटते हुए पाया। उसने स्क्रीन बंद कर दी और आईने में अपनी परछाई देखी। क्या मैं सच में गलत हूँ? क्या मेरी मेहनत, मेरी पहचान सिर्फ इस वजह से बेकार है कि मैं बहू हूँ? कि औरत का सपना सिर्फ रसोई और पूजा तक सीमित होना चाहिए? उसके दिल में बगावत का भाव जागने लगा। अगले दिन जब पूजा का समय आया तो घर में तनाव साफ दिख रहा था। सुधा देवी ने अकेले पूजा की तैयारी शुरू कर दी। पड़ोस की औरतें आईं और फुसफुसाने लगीं, देखा बहू तो कहीं दिखी नहीं रही, सारी जिम्मेदारी अभी भी सुधा जी के कंधों पर है। निशी ये सब सुन रही थी। उसके भीतर गुस्से और अपमान का ज्वालामुखी फूट पड़ा। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी और सबके सामने बोली, हाँ मैं देर से उठती हूँ, हाँ मैं ऑफिस का काम करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ। मैं अपनी मेहनत से घर चलाने में योगदान दे रही हूँ। मेरी सैलरी से ही घर के खर्च पूरे होते हैं। जो कोई नहीं देखता कि औरत की पहचान सिर्फ झाड़ू पोछा और रसोई तक ही रहनी चाहिए। क्यों मेरी मेहनत को अपमान समझा जाता है? पूरा घर सन्न रह गया। सुधा देवी की आंखों में गुस्से और चोट का मिश्रण था। आरव के लिए यह स्थिति किसी तूफान से कम नहीं थी। यह मोड़ रिश्तों में गहरी दरार लेकर आया। अब यह सिर्फ सास बहू की खींचतान नहीं रही, बल्कि इज्जत, पहचान और अधिकार की लड़ाई बन चुकी थी। दिवाली के दिन का वह झगड़ा घर में गहरी चुप्पी छोड़ गया। निशी कमरे में चली गई थी और सुधा देवी आंगन में बैठी हुई आंसू पोंछ रही थी। आरव के लिए यह स्थिति सबसे कठिन थी। रात को सब खाना खाने बैठे तो माहौल एकदम भारी था। सुधा देवी ने तकरीबन बिना किसी से बात किए खाना परोसा। निशी ने चुपचाप प्लेट में कुछ दाल चावल लिया और चुपचाप खाने लगी। आरव ने दोनों को देख देख कर सांस भारी कर ली। कुछ हफ्तों तक यह खींचतान जारी रही। अब घर में छोटी सी बात भी बड़ी बहस का रूप ले लेती थी। निशी अगर देर से उठती तो सुधा देवी ताने कसती। अगर वह ऑफिस का काम छोड़कर मदद करती तो उसकी फाइलें अधूरी रह जाती। अगर वह ऑफिस का काम प्राथमिकता देती तो गृहस्थी में मन नहीं लगता। कि आरोप सुनने पड़ते। एक दिन सुधा देवी ने सीधा वार कर दिया, आरो बेटा, तूने शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। ऐसी बहू से घर कभी नहीं बसते। ये औरत कभी तुम्हें सुख नहीं दे पाएगी। यह सुनकर निशी का सब्र टूट गया। उसने किचन में रखी प्लेट जोर से रख दी और बोली, बस बहुत हो गया। हर रोज ताने, हर वक्त आरोप। मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। मुझे भी सम्मान चाहिए। अगर मेरी मेहनत और मेरी नौकरी आपको बोझ लगती है तो मैं यहाँ क्यों रहूँ? बेहतर है मैं अलग हो जाऊँ। घर में सन्नाटा छा गया। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके सामने माँ और पत्नी खड़ी थी, दोनों अपनी जगह सही और दोनों अपनी जगह गलत। उसने धीरे से कहा, मम्मी, निशी गलत नहीं है। उसका काम सचमुच कठिन है और निशी तुम्हें भी समझना होगा। मम्मी का जीवन भर का अनुभव है। उन्होंने घर को अपने तरीके से चलाया है, लेकिन अब समय बदल गया है। मैं आप दोनों से विनती करता हूँ, प्लीज आपस में एक दूसरे की दुनिया को समझने की कोशिश करो। लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दोनों औरतों की आंखों में सिर्फ आंसू और गुस्सा था। कुछ ही दिनों बाद निशी की कंपनी ने उसे एक विदेश प्रोजेक्ट पर जाने का ऑफर दिया। 6 महीने के लिए लंदन। निशी के लिए यह उसके करियर का सुनहरा मौका था। उसने यह बात घर में बताई। आरव ने खुशी जताई, लेकिन सुधा देवी का चेहरा उतर गया। तो अब ये बहू हमें छोड़कर विदेश चली जाएगी? पहले ही घर में मन नहीं लगता था, अब तो पूरी तरह से नाता तोड़ने का बहाना मिल गया। निशी चुप रही। वो जानती थी कि अब वह कुछ भी कहे सुधा देवी मानने वाली नहीं है। रात को उसने आरव से कहा, आरव, मैं थक गई हूँ। रोज के तानों से, हर वक्त के अपमान से। मैं लंदन जाऊंगी। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, नहीं तो यहीं रहो। लेकिन मैं अब अपनी पहचान से समझौता नहीं कर सकती। आरव के लिए यह सबसे कठिन पल था। एक तरफ माँ, जिनकी सेवा करना उसका धर्म था, दूसरी तरफ पत्नी, जिसका साथ निभाना उसका वचन था। अगली सुबह जब सुधा देवी ने यह सुना कि निशी सचमुच लंदन जाने की तैयारी कर रही है तो वह टूट गई। आंसुओं से भरी आंखों से बोली, हे भगवान, ये कैसा समय आ गया है। बहुएं घर छोड़कर विदेश जा रही हैं। हमने तो हमेशा सपना देखा था कि बहू आएगी तो घर रोशन होगा।
पर यहाँ तो घर ही अंधेरा हो गया। निसी पास खड़ी सुन रही थी। उसका दिल कांप गया। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, आप गलत समझती हैं। मैं घर छोड़कर नहीं जा रही। मैं सिर्फ अपने सपनों को जीने जा रही हूँ। अगर मैं खुश रहूँगी तो घर भी खुश रहेगा, लेकिन अगर मुझे हर वक्त अपमान सहना पड़ेगा तो मेरा दम घुट जाएगा। सुधा देवी पहली बार चुप हो गई। उनकी आंखों में सवाल था, क्या सच में मैं ही गलत हूँ? क्या मैं बहू को बांधकर उसके सपनों को तोड़ रही हूँ? आरव ने उस शाम दोनों को बैठाया। उसने साफ कहा, मम्मी, अगर आप चाहती हैं कि हमारा परिवार बचे तो आपको समय के साथ बदलना होगा। और निसी, अगर तुम चाहती हो कि घर की इज्जत बनी रहे तो तुम्हें भी थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। दोनों को समझौता करना होगा, वरना ये रिश्ता नहीं टिक पाएगा। सुधा देवी चुप रही। निसी भी आंसू पोंछकर सोच में पड़ गई। उस रात निसी ने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा था, मम्मी जी, मैं जानती हूँ आप चाहती हैं कि घर की परंपराएं बनी रहें, लेकिन मेरी भी पहचान है। अगर आप मुझे बेटी की तरह अपनाएंगी तो मैं भी आपकी बहू नहीं, बेटी बनकर निभाऊंगी। मैं आपसे सिर्फ सम्मान और समझ की उम्मीद करती हूँ। जब सुधा देवी ने यह चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्हें एहसास हुआ कि बहू सच में बुरी नहीं थी, बस समय और हालात अलग थे। लंदन जाने से ठीक एक दिन पहले सुधा देवी ने निसी को बुलाया। उन्होंने उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा थमाते हुए कहा, जा बेटा जा, अपने सपने पूरे कर। मुझे तुझसे शिकायत नहीं बल्कि गर्व है। बस इतना याद रखना, जहाँ भी रहना इस घर की बेटी बनकर रहना। निसी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सुधा देवी के पैर छू लिए। मम्मी जी, मैं वादा करती हूँ कि चाहे जहाँ रहूँ आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूँगी। आरव ने दोनों को गले लगा लिया। उसके चेहरे पर राहत थी, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। 6 महीने बाद निसी लंदन से लौटी तो उसका करियर नई ऊंचाइयों पर था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसका रिश्ता सुधा देवी से सुधर चुका था। दोनों ने समझ लिया था कि संघर्ष से ज़्यादा जरूरी है एक दूसरे की दुनिया को समझना। और सच यही है, घर तभी चलता है जब परंपरा और आधुनिकता दोनों मिलकर संतुलन बनाए। न तो परंपरा को त्यागना सही है, न ही सपनों को दबाना। सच्चा परिवार वही है जहाँ दोनों को जीने की जगह मिले। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।